नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TCT PGT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ में जो हमसे अभी अभी नए कैंडिडेट जुड़ रहे हैं, सुविधा के लिए बताना चाहेंगे कि आपके लिए प्लेलिस्ट बनवा दी गई है। आप वहाँ पे शुरू से क्लासेस देख सकते हैं। यदि आप अभी जुड़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा देर अभी आपने नहीं की है। आप अपना तैयारी को, जो आपकी तैयारी है, आप उसको और भी बेहतर कर सकते हैं। इसी के साथ यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जिस भी कवि या रचनाकार को पढ़ते हैं उसके विषय में आलोचकों के मत या उनकी स्वयं की जो पंक्तियाँ होती हैं काव्य की, वो हम आपको PDF रूप में हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कराते हैं। आपकी क्लास अपलोड हो गई है या क्लास आपकी अपलोड नहीं होगी, ये सब सूचना हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में देते हैं। इसी के साथ में रविवार को, प्रत्येक रविवार को व्हाट्सएप चैट ओपन की जाती है कि आपकी जो भी कोई डाउट है उसको आप क्लियर कर लें, ठीक है। इसी के साथ में एक सूचना, जैसा कि हमने पहले भी देते हुए आ रहे हैं, एक टेस्ट सीरीज हमने शुरू की है जिसमें 50 टेस्ट पेपर हैं। उन 50 टेस्ट पेपरों की जो रणनीति है वो 2001 जो आगामी परीक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए की जा रही है। नए पैटर्न पर आधारित आपकी प्रश्नोत्तरी चल रही है। प्रत्येक टेस्ट पेपर में 125 प्रश्न होते हैं। संपूर्ण साहित्य, व्याकरण, संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण, भाषा विज्ञान और जो प्रवक्ता में काव्यशास्त्र से कुछ टॉपिक लगे हुए हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए आपका जो पेपर सेट है वो किया जाता है। बहुत मेहनत के साथ में पेपर सेट किया जा रहा है। और किस तरीके से एक्सपर्ट प्रश्न बना सकता है, देखिए हम पूर्ण रूप से नहीं कह रहे हैं कि यहाँ से फंसना है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कहाँ से एक्सपर्ट प्रश्न बना सकता है, किस दृष्टि से एक्सपर्ट प्रश्न बना सकता है। अब उन सब दृष्टियों से आप परिचित रहें। आपको रहे कि अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो हमें इस टॉपिक को किस दृष्टि से पढ़ना होगा, आदि चीज़ें उसमें रहती हैं। तो ये जो टेस्ट श्रृंखला है, ये जो टेस्ट सीरीज़ है आपके लिए चलाई गई है, ये पेड टेस्ट सीरीज़ है। इसका जो शुल्क है वो 500 रुपये है और प्रति टेस्ट पेपर यदि आप निकालेंगे तो 10 रुपये प्रति टेस्ट पेपर आपको पड़ेगा, जो आपसे टाइपिंग मात्र का ही चार्ज लिया जा रहा है, ठीक है। तो जो लोग भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं या हम अंतिम में आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आज के अपने टॉपिक पे। जैसे कि आप देख रहे हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल में हम द्विवेदी युग में चल रहे हैं। द्विवेदी युग में आज हम पढ़ेंगे नाथूराम शर्मा शंकर जी को, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इनके विषय में। नाथूराम शर्मा शंकर, ठीक है। पहला प्रश्न बनेगा इनके उपनाम से, ठीक है। ज़्यादा प्रश्न यहाँ से नहीं बनेंगे, ठीक है। जन्म की बात करें तो 1859 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ? हरदुआगंज, अलीगढ़, और ये अलीगढ़ पड़ता है आपके उत्तर प्रदेश में। आप सभी इस चीज़ से परिचित हैं। निधन की बात कर लें तो 1932 ईस्वी में हुआ था। देखिए आपको पेपर को, मतलब जो आपके जो आंकड़े हैं, जो तथ्य हैं, उनको दो तरह से आपको याद करना होता है। एक तो ये कि किन किन का जन्म वर्ष, यदि जन्म वर्ष की बात करें तो किन किन का जन्म वर्ष एक वर्ष में हुआ है, आपको उनको ध्यान रखना होगा। किन किन का निधन एक वर्ष में हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए, तो निधन हुआ है 1932 ईस्वी में। नाथूराम शर्मा जी की प्रारंभिक जो कविताएं थी वो ब्राह्मण पत्रिका में छपती थी, ठीक है। अब ब्राह्मण तक आप पहुंच गए हैं, जरा कमेंट कीजिए कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे, ठीक है। आगे बात करते हैं कि शंकर जी यानी कि नाथूराम शर्मा शंकर जी पर आर्य समाज तथा तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलनों का गहरा प्रभाव था। आर्य समाज से इनका परिवार प्रभावित था शुरू से ही, तो इन पर भी आर्य समाज के जो संस्कार होते हैं वो सब इन पे, इस सब का इनको प्रभाव था। तत्कालीन जो राष्ट्रीय आंदोलन उस समय चल रहे थे तो उसका भी प्रभाव इन पे पड़ा था। राजा रवि वर्मा के चित्रों के आधार पर, देखिए राजा रवि वर्मा एक चित्रकार हैं, पेंटिंग
बनाने वाले थे। तो राजा रवि वर्मा के चित्रों के आधार पर भी शंकर जी ने सुंदर कविताएं लिखी थी। देखिए, आप कहते हैं ना कि साहित्य तो है जो लिखा गया है और पढ़ा जा रहा है, वो बोल रहा है। कवि की कविताएं जो हैं वो भाव पैदा कर रही हैं। ठीक है, आप किसी भी कविता को पढ़ेंगे, जैसे कि आप देखिए सरोज स्मृति को पढ़ेंगे, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं विशाल दुख का अनुभव होगा। आप जब कल्पनाएं करते चलेंगे तो आपको लगेगा कि हम मतलब आप खुद रो लेते हैं। ठीक है, और ऐसे ही कहानियां हैं, उपन्यास हैं। अगर आप गोदान को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि होरी की जो विडंबनाएं उसमें हैं, होरी का जो वर्णन उसमें किया गया है, ठीक है, होरी का, धनिया का, झुनिया का, गोबर का, तो ये यदि आप आज के समय भी देखेंगे 1936 के बाद में, आज आप 2023 में यदि आप इसको देखेंगे तो ये विडंबनाएं आज के जीवन में जो कृषक जीवन है उसकी हैं। शहरी जीवन की, नगरीय जीवन की यदि आप बात करेंगे तो वो भी जो संभावनाएं हैं, जो समस्याएं हैं, वो आज भी ऐसी ही हैं, बहुत थोड़ा बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, इसी के साथ में तो आपके भाव क्या हैं वहीं पे रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो पेंटिंग होती है, जो एक कला होती है, वो भी चित्र भी बोलते हैं। ठीक है, चित्र भी अपनी कहानियाँ गढ़ते हैं। परिदृश्य जो उसमें जो दृश्य आपको दिखाई देगा वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा ही आपके लिए बयां कर रहा होगा। ठीक है, तो जिस तरह के चित्र होंगे आप उस तरह का देखेंगे। आप देखेंगे कि एक विदाई का है तो आपको लगेगा कि हाँ, इस पेंटिंग में किसी लड़के की विदाई हो रही है और वो विवाह के बाद में एकदम से करुण, एकदम से मतलब हाव भाव जो है उसके वो विदाई वाले हैं। वो बिछड़न का उसमें कहीं ना कहीं वो बिछड़न का दुख प्रकट कर रही है। तो यहाँ पे है कि राजा रवि वर्मा के चित्रों के आधार पर, यानी कि उनके जो राजा रवि वर्मा के जो चित्र थे उनके आधार पर भी नाथूराम शर्मा जी ने कुछ सुंदर कविताएं लिखी हैं। ठीक है, अपनी अपनी कल्पना के रूप में। बात कर लेते हैं कविता कामनी कांत, इनका उपनाम है। भारतेंदु, प्रगेंदु व साहित्यिक सुधाकर इनकी उपाधियां हैं। बात करें कविता कामनी कांत की तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनको कहा है। कविता कानन केसरी भी कहा गया है। राजा लक्ष्मण सिंह ने भारतेंदु, प्रगेंदु कहा है और साहित्य सुधाकर की उपाधि भी इनको मिली है, जो मिश्र बंधुओं ने दी है। रचनाएं इसमें बात कर लेते हैं। अनुराग रत्न है, गर्भरंडा रहस्य है, महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन चुका है। शंकर सरोज आप पढ़े रहिएगा। शंकर सर्वस्व 1951 की है, पढ़े रहिएगा। शंकर से तो आपको समझ में ही आ रहा होगा क्योंकि शंकर इनका उपनाम था। ठीक है, अनुराग रत्न और गर्भरंडा रहस्य ये आप पढ़े रहिएगा। शंकर ने, यानी कि नाथूराम शर्मा शंकर ने गर्भरंडा रहस्य में विधवाओं की बुरी स्थिति तथा देव मंदिरों के दुराचार, जो देव मंदिर होते हैं उसमें किस तरह से आप देखेंगे कि जो वहाँ के मठाधीश होते हैं या जो महंत होते हैं जो मंदिरों में रहते हैं, वो किस तरह से शोषण करते हैं। ठीक है, तो उनके मंदिरों के दुराचार का वर्णन किया है। किसमें? गर्भरंडा रहस्य में। गर्भरंडा रहस्य एक प्रबंधात्मक रचना है। महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से प्रबंधात्मक रचना नहीं है। एक ये रहेगी और 3 विकल्प किसी अन्य रचनाकार के भी रह सकते हैं। 1951 ईस्वी में शंकर की मुक्तक कविताओं के 5 संग्रह, ये मुक्तक कविताएं थी, इनके 5 संग्रह कौन कौन से थे? गीतावली, अब भाई पहुंचिएगा तुलसीदास जी पे, उनकी भी गीतावली है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। गीतावली, कविता कुंज, दोहा, समस्या पूर्तियाँ, विविध रचनाएं, शंकर सर्वस्व, जो इनका शंकर सर्वस्व है नामक संग्रह में एक साथ संग्रहित होकर प्रकाशित हुए हैं। बात कर ले तो कलित कलेवर नामक इनका नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है, तो कभी प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ नहीं है। आप सोचेंगे कि कलित कलेवर ये जो है नाथूराम शर्मा शंकर जी का है, तो कहाँ उन्होंने नक्शिक वर्णन किया होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। द्विवेदी युग या छायावाद के बाद भी नक्शिक वर्णन में रचनाएं हुई हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले रचनाकार के तरफ। चलिए, देखिए, जिनको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो कर सकते हैं, क्योंकि तैयारी आपकी बेहतर होगी। 6250 प्रश्न आपके कम नहीं होते हैं। आपको हर तरीके से तराशा जा रहा है कि किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आपको सारे के सारे प्रश्न आते, नहीं, आप उसमें अपना रिवीजन कीजिए ना, तैयारी कीजिए और भी बेहतर होती चली जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली
राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, समय की बात करें तो समय है 1889 से 1962 ईस्वी। कहाँ हुआ था? तो जौनपुर उत्तर प्रदेश में के कोयरीपुर गांव में। ठीक है, ये यहाँ हुआ था। इनके 4 काव्य संग्रह हैं। इनके 4 काव्य संग्रह हैं। कौन कौन से 4 काव्य संग्रह हैं जो प्रकाशित हुए हैं? पहला है मिलन 1917, दूसरा है पथिक 1920, तीसरा है मानसी 1927, और 4th नंबर की यहीं पे बात कर लें तो स्वप्न, और स्वप्न का जो समय है 1929 ईस्वी है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। मिलन काव्य संग्रह एक प्रबंध खंड काव्य है। एक प्रबंध खंड काव्य है। किसका? राम नरेश त्रिपाठी जी का। इसमें कवि ने विदेशी शासन से मुक्ति का प्रयास किया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे है पथिक में कवि ने उपनिवेशवाद से मुक्ति का प्रयास किया है। मानसी में कवि ने उत्तराखंड व कश्मीर के साथ ही विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षा का प्रयास किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं कविता कौमुदी के। कविता कौमुदी के 8 भाग हैं कविता कौमुदी में। 8 भागों में उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला और संस्कृत की प्रसिद्ध कविताओं का संग्रह, और ये जो है संग्रह है, ये जो है लोक गीत भी इसमें हैं। बात कर लेते हैं बानर पत्रिका का। इन्होंने संपादन किया था, आप नोट करे रहिएगा। इसके बाद में कहानी में इनकी बात कर लेते हैं। कहानियों में यदि बात करेंगे तो तर्कस के बाद में वीरवाला, नहीं, तर्कस के बाद में आंखों देखी कहानियां, वीरवाला उपन्यास है। आंखों देखी कहानियां। इसी के साथ में बात कर लेते हैं स्वप्नों के चित्र।
स्वप्नों के चित्र, स्वप्नों के चित्र के बाद में उन बच्चों का क्या हुआ। उपन्यास में बात कर लेते हैं तो उपन्यास में वीरांगना, वीरबाला, मारवाड़ी और पिशाचिनी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। सुभद्रा और लक्ष्मी ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो सकती है भाई। सुभद्रा और लक्ष्मी ये इसलिए महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान है, तो उनसे संबंधित प्रश्न बन सकता है कि ये किस विधा की रचना है। तो उपन्यास है किसकी है, तो आपके राम नरेश त्रिपाठी जी की। नाटक की बात करें यदि इनके, तो नाटकों में है इनके जयंत, प्रेमलोक, पैसा परमेश्वर, आजकल यही हो रहा है भाई, और कन्या का तपोवन। ठीक है, इसी के साथ में बात करें तो इन्होंने व्यंग्य भी लिखे हैं। व्यंग्य में इन्होंने लिखे हैं दिमागी अय्यासी और स्वप्नों के चित्र। इसी के बाद में बात कर लेते हैं तो कविता कौमुदी का अनुवाद किया है। माना जाता है कि रामचरितमानस का भी इन्होंने अनुवाद किया है। वो कविता कौमुदी का संपादन किया है। ठीक है, अनुवाद भी इन्होंने किया है, आप नोट कीजिए। अनुवाद में इन्होंने किया है इतना तो जानो। ये जो अनुवाद है ये गुजराती से किया है इन्होंने। गुजराती में थी अटलू तो जानो का, और साथ ही में दूसरा अनुवाद इन्होंने किया है कौन जागता है, और ये भी इनका जो है गुजराती का अनुवाद है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं आगे। चलिए बात कर लेते हैं राम नरेश त्रिपाठी का। जन्म हुआ था 1889 ईस्वी। कहाँ? कोयरीपुर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश में। कोयरीपुर गांव है जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो जिला है आपका उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे। निधन की बात करें तो 1962 ईस्वी में इनका निधन हुआ है। इनके 4 काव्य संग्रह ही प्रकाशित हुए हैं। मिलन 1917, पथिक 1920, मानसी 1927 और स्वप्न 1929। सीधा सीधा देखेंगे आप तो मिलो पथिक मानसी से स्वप्न में एक ट्रिक में भी आप इसको याद कर सकते हैं। मिलो पथिक मानसी से कब, कहाँ, कैसे, स्वप्न में। ठीक है, बात कर लेते हैं मिलन काव्य संग्रह। एक प्रबंधात्मक खंड काव्य है। इसमें कवि ने विदेशी शासन से मुक्ति का प्रयास किया है, क्योंकि जिस समय ये कविताएं लिखी जा रही थी उस समय अंग्रेजों का वर्चस्व, आधिपत्य जो था बहुत अधिक हो गया था। ठीक है, पथिक में जो पथिक संकलन है उसमें कवि ने उपनिवेशवाद से मुक्ति का प्रयास किया है। और ये पथिक में एक है गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे बंदा बैरागी, उनका भी जिक्र इसमें किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। बात कर लेते हैं मानसी में। मानसी की बात करें तो कवि ने उत्तराखंड व कश्मीर के साथ ही जो विदेशी आक्रमण होते हैं उनसे मुक्ति का या सुरक्षा का भी प्रयास किया है। कविता कौमुदी के 8 भागों में उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला और संस्कृत। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कविता कौमुदी में किस भाषा के लोकगीत नहीं है या कविताएं नहीं हैं। तो उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला और संस्कृत की प्रसिद्ध कविताओं का संग्रह है। कौन सा? कविता कौमुदी। कितने भागों में है? प्रश्न बनेगा 8 भागों में। यहाँ से महत्वपूर्ण हो जाता है। कहानियों में बात करें तो तर्कस है, आंखों देखी कहानियां थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो सकती है। आंखों देखा पाकिस्तान चल रहा है, उपन्यास है, इसीलिए प्रश्न बन सकता है। स्वप्नों के चित्र भी बनने की संभावना है। उन बच्चों का क्या हुआ? 7वीं के बच्चे, इस तरह से प्रश्न हैं तो शायद प्रश्न बने, लेकिन आप पढ़े रहिएगा।
उपन्यास में बात करें तो वीरांगना महत्वपूर्ण है इनका, वीरबाला, मारवाड़ी और पिशाचिनी, सुभद्रा और लक्ष्मी भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात कर ले नाटक की तो जयंत नाटक है, प्रेमलोक, पैसा परमेश्वर, पंच परमेश्वर भी है, तो उसी से आपको भ्रमित करने के लिए पैसा परमेश्वर दे देगा और आप जल्दबाजी में प्रेमचंद वहाँ पे विकल्प सही कर देंगे। कन्या का तपोवन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, एक दो आप देख ही रखिएगा। व्यंग्य की बात करें तो दिमागी अय्यासी, स्वप्नों के चित्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, स्वप्नों के चित्र इनका व्यंग्य परक जो कहानी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कविता कौमुदी का संपादन इन्होंने किया है, कहें कि रामनरेश त्रिपाठी ने किसका संपादन किया है, तो कविता कौमुदी का और वानर पत्रिका का भी, और ये बाल साहित्य के जनक भी माने गए हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अनुवाद किया है इन्होंने, इतना तो जानो, गुजराती रचना के इन्होंने 2 अनुवाद किए हैं। इतना तो जानो ये रचना है, अटलू तो जानो यानी कि इतना तो जानो, और कौन जागता है, ये 2 रचनाएं हैं। इतना तो जानो, कौन जानता है, दोनों गुजराती भाषा की रचनाएं हैं जिसका इन्होंने अनुवाद किया है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, क्योंकि थोड़ा सा हमें स्पीड में चलना है, आप लोग भी कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि कब परीक्षा की तिथि घोषित हो जाए नहीं कह सकते, इसीलिए थोड़ा स्पीड में हमें चलना है। और हाँ, एक कमेंट आया था हमें, किसी बच्चे का था, मध्य प्रदेश वर्ग 1 वर्ग 2 के लिए शायद उन्होंने हमसे प्रश्न किया था। तो देखिए भाई, कॉन्टैक्ट नंबर है, हम बाद में क्लास में देंगे, आप वहाँ पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और किताबों की जो लिस्ट है वो हमने आपको पहले से ही प्ले लिस्ट में लगी हुई है। बात कर लेते हैं कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु वैसे तो ये एक व्याकरण के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन काव्य भी इन्होंने लिखा है, इसलिए हम इनको पढ़ेंगे। जन्म की बात करें तो 1875, कहाँ हुआ था, तो सागर मध्य प्रदेश। और वहीं पर निधन की यदि बात करें तो निधन हुआ है 1947 ईस्वी में। हम बार बार कह रहे हैं कि आप हमारी वॉइस पे ध्यान दीजिएगा, यदि आपको नहीं दिखाई देता है, छोटा लिखा जाता है। इन्हें हिंदी भाषा का पाणिनि कहा जाता है। पाणिनि कहा जाता है किसको, कामता प्रसाद गुरु को। रचनाओं में बात कर ले इनकी, तो रचनाओं में है भौमासुरवध। भौमासुरवध की यदि बात करें तो 1913 ईस्वी की रचना है। यह ब्रज भाषा का खंड काव्य है। ब्रज भाषा का खंड काव्य है। बात कर लेते हैं विनय पचासा। विनय पचासा, ये भी 1913 की इनकी रचना है। तीसरी है पद्य पुष्पावली। पद्य पुष्पावली 1924 की रचना है। 4th नंबर पे बात कर ले तो शिवाजी की बात करें तो 1946 ईस्वी की रचना है, प्रबंधात्मक लंबी कविता है। 5वें नंबर पे यदि बात करें तो दासी रानी, और दासी रानी का जो समय है 1946 है। 1920 में 6ठे नंबर पे जो महत्वपूर्ण है हिंदी व्याकरण, और इसका समय है 1920 ईस्वी, जो बहुत महत्वपूर्ण है। बात कर लेते हैं गया प्रसाद शुक्ल सनेही की। गया प्रसाद शुक्ल सनेही, इनकी सनेही उपनाम है इनका। और आगे यदि बात करें तो 1883 जन्म की साथ बात करें तो 1883 से 1972 इनका समय ठहरता है। हरड़ा उन्नाव, ये कहाँ पे है भाई आपके, तो उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा। ये प्रेम परक कविताएं किस नाम से लिखते थे, तो सनेही उपनाम से लिखते थे।
देशभक्ति संबंधी कविताएं त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। इनका नाम त्रिशूल भी उपनाम है, त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। ठीक है। इन्होंने शुकवि पत्रिका का संपादन किया था। इन्होंने शुकवि पत्रिका का संपादन किया था। रचनाओं में यदि बात कर लें तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो हैं आप उनको देखिएगा। कृषक क्रंदन की बात करें तो 1916 की रचना है। दूसरे नंबर पे बात करें तो राष्ट्रीय वीणा महत्वपूर्ण है और इसका समय 1922 ईस्वी है। तीसरे नंबर पे यदि बात करें तो त्रिशूल तरंग की यदि बात करें तो 1921 ईस्वी की है। इसी के बाद में करुण कादम्बिनी और पांचवी है आपकी कुसुमांजलि। ये महत्वपूर्ण है, कुसुमांजलि, और इसका जो समय है 1915 ईस्वी है। चलिए बात कर लेते हैं पहले नंबर पे कामता प्रसाद गुरु की। मुख्य रूप से ये व्याकरणकार हैं। इनकी व्याकरण की रचना बहुत महत्वपूर्ण है। व्याकरण इनका पढ़ा जाता है, कामता प्रसाद गुरु जी का। समय की बात करें तो 1875 में इनका जन्म हुआ है सागर मध्य प्रदेश में और निधन हुआ है आपका 1947 ईस्वी में। ये हिंदी भाषा का जो है पाणिनि कहा जाता है। व्याकरणकार हैं। प्रश्न यहाँ से बन चुका है, बनेगा भी। रचनाओं में भौमासुर वध महत्वपूर्ण है। 1913 की ब्रजभाषा का खंड काव्य है, ब्रजभाषा में रचित खंड काव्य है। विनय पचासा 1931 ईस्वी की 1913 ईस्वी। ठीक है, विनय पचासा, और इसमें कहीं तो कृष्ण भक्ति संबंधी पद इसमें मिलते हैं। ब्रजभाषा में मुक्तक काव्य है। पद्य पुष्पावली थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, 1924 ईस्वी का। ये भी काव्य संग्रह है, खड़ी बोली का मुक्तक काव्य है, क्योंकि ये ब्रजभाषा का है, ये खड़ी बोली का है। शिवाजी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, दासी रानी भी नहीं। फिर आता है आपका हिंदी व्याकरण 1920 ईस्वी, महत्वपूर्ण है। बात कर लेते हैं आगे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो 1883 इनका जन्म है। कहाँ? हरड़ा, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में। निधन की बात करें तो 1972 ईस्वी है। और इसी के साथ ये प्रेम परक जो कविताएं इन्होंने लिखी थी वो इन्होंने शुकवि के नाम से लिखी थी, वो स्नेही के उपनाम से। और इसी के साथ में जो इन्होंने देशभक्ति से संबंधित कविताएं लिखी थी वो त्रिशूल उपनाम से इन्होंने लिखी थी। इन्होंने शुकवि पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, शुकवि उपाधि भी है, आप ये भी ध्यान रखिएगा। तो शुकवि पत्रिका किसने निकाली थी? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने। रचनाओं में बात करें तो कृषक क्रंदन थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है। 1916 की राष्ट्रीय वीणा भी इनकी महत्वपूर्ण है। 1922 की त्रिशूल तरंग। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि त्रिशूल तरंग में गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की किस प्रकार की रचनाएं हैं। तो अभी जब आपने देखा है तो त्रिशूल यहाँ पे हो रहा है, तो ये देशभक्ति संबंधी इसमें रचनाएं हैं। करुण कादम्बिनी महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा तो नहीं है, करुणा कादम्बिनी या करुण कादम्बिनी। कुसुमांजलि इनकी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए देखिए, जहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं उन टॉपिकों को तो हम विस्तृत लेते हैं, लेकिन जहाँ से सीधा सीधा ही प्रश्न बनेगा, बहुत ज़्यादा घुमा के नहीं बनेगा, तो वहाँ समय व्यर्थ करना बहुत ज़्यादा उचित भी नहीं रहता है। सत्यनारायण कविरत्न। सत्यनारायण कविरत्न। समय की यदि बात करें तो 1880 से 1918 ईस्वी, 1880 से 1918 ईस्वी है। कहाँ? तो इनका जन्म हुआ था सराय अलीगढ़ आपका ये भी उत्तर प्रदेश में है। इनको ब्रज कोकिल कहा
कहा जाता है। माना यह जाता है कि इन्हें, आप नोट कीजिए, इन्हें भक्ति काल, चलिए छोड़िए, यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा। भक्ति काल व आधुनिक काल का समन्वय कभी कहा जाता है, महत्वपूर्ण नहीं है। रचनाओं में यदि बात करें तो पहली है भ्रमरदूत, भ्रमरदूत, दूसरी है हृदय तरंग और तीसरी है प्रेम कली। प्रेम कली। अनुदित की बात कर लें तो लॉर्ड मैकाले की प्रसिद्ध रचना, लॉर्ड मैकाले की प्रसिद्ध रचना होरेसस का ब्रज भाषा में अनुवाद किया था। होरेसस का ब्रज भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। भवभूति की रचनाएं हैं, संस्कृत के कवि हैं। भवभूति की उत्तर रामचरितम व उत्तर रामचरितम व मालती माधव का ब्रज भाषा में अनुवाद। देखिए अनुवाद क्या है वो ठीक है, लेकिन किस भाषा में क्या ये महत्वपूर्ण होता है। तो ब्रज भाषा में अनुवाद किया, ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस भाषा में किया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। सत्यनारायण कविरत्न की, सत्यनारायण कविरत्न की समस्त रचनाओं का संकलन, समस्त रचनाओं का संकलन हृदय तरंग शीर्षक से बनारसी दास चतुर्वेदी ने किया था। संकलन हृदय तरंग शीर्षक से बनारसी दास चतुर्वेदी ने किया था। चतुर्वेदी ने किया था। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए बात कर लेते हैं सत्यनारायण कविरत्न की। तो सत्यनारायण कविरत्न, कविरत्न उपनाम है, जैसा कि हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। उपनामों वाली जो एक लिस्ट है वो अपने पास स्वयं सुरक्षित होकर खुद से बनाइए। देखिए हम क्या है, हम बनाएंगे कुछ छूट जाएगा, लेकिन आप खुद से बनाइए। हमारे पास समय रहेगा तो हम अंतिम में आपको ये सब चीज़ें, इन जो सब चीज़ तथ्यों से भी परिचित कराएंगे, लेकिन अभी जो कि समय का अभाव है, तो जिस तरीके से हम आपको टू द पॉइंट बताते हुए चल रहे हैं, आप उसी तरीके से अपने नोट्स को प्रिपेयर करते हुए चलिए। ठीक है, तो बात कर लेते हैं समय की। तो जन्म है इनका 1880 में, कहाँ, सराय अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। निधन कब है, 1918 ईस्वी में। बहुत ज़्यादा ये नहीं जिए थे। इनको ब्रज कोकिल कहा जाता है। साथ ही में कहा जाता है इनको कि भक्ति काल और आधुनिक काल की जो समन्वयक या जो संधि कड़ी होती है वो भी इनको माना जाता है, सत्यनारायण कविरत्न जी को। रचनाओं में बात कर ले तो भ्रमरदूत है, हृदय तरंग है, प्रेम कली है। प्रेम कली, ठीक है, 3 ही रचनाएं हैं, 2 बार पढ़ेंगे आप हो जाएगा तैयार। ठीक है, हृदय तरंग, भ्रमरदूत, थोड़ा सा देख के रखिएगा, हृदय तरंग और प्रेम कली। लॉर्ड मैकाले की प्रसिद्ध रचना है होरेसस का। किस भाषा में इन्होंने अनुवाद किया है, तो ब्रज भाषा में किया है। भवभूति की 2 रचनाएं हैं, उत्तर रामचरितम और मालती माधव। इन दोनों का भी इन्होंने ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। सत्यनारायण कविरत्न की समस्त रचनाओं का संकलन हृदय तरंग शीर्षक से किसने किया था, तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने किया था। क्योंकि यदि इनसे अब प्रश्न नवीन रूप में रखेगा तो यहाँ से प्रश्न रखेगा। ठीक है, तो आप इन सब तथ्यों को से थोड़ा सा परिचित होते हुए चलिए। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा हम इसमें रचनाकार नहीं देखेंगे, फिर आपका सब मिक्स हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि आपका कुछ भी तथ्य एक दूसरे से कनेक्ट हो। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं आपको टेस्ट सीरीज कैसे लेनी है। टेस्ट सीरीज देखिए, 50 टेस्ट पेपर हैं, 50 टेस्ट पेपर हैं 125 प्रश्नों के।
प्रश्नों का स्तर थोड़ा कठिन है, वो इसलिए क्योंकि आपकी तैयारी को हमें बेहतर कराना है। हम नहीं चाहते कि कहीं से भी आपका कोई एक भी प्रश्न चूके, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। अब ये जो आपके 50 टेस्ट पेपर हैं, इनका जो शुल्क है, शुल्क मात्र 500 रुपये है, ठीक है। यदि आप प्रति टेस्ट पेपर निकालेंगे तो प्रति टेस्ट पेपर की यदि आप बात करेंगे तो 10 रुपये निकल रहा है, ठीक है। और ये 10 रुपये हम ये नहीं मानते कि ये बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आपको 125 प्रश्नों के साथ में जब आप उनके विकल्पों से भी रूबरू हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो रही है, क्योंकि पेपर का जो स्तर है वो थोड़ा सा हाई रखा जा रहा है हमारे लिखपास से शुरू से ही। और साथ में जो भी कैंडिडेट हैं, जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए हैं, वो समझ रहे हैं कि हमारी तैयारी क्या है, किस तरीके से एक्सपर्ट प्रश्न बना सकता है। और ये अनुभव हमारे पास इसलिए है क्योंकि हम विगत वर्षों से किसी परीक्षा के पेपर को देख नहीं रहे हैं, बशर्ते उसका व्याख्यायित रूप हम कर रहे हैं। यूजीसी नेट जो आपकी एनटीए नेट कराता है, उसके पेपरों को भी हम सोल्व कर रहे हैं। राजस्थान जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपरों को भी हमने सोल्व किया है, टीजीटी पीजीटी भी। तो इसी के आधार पे हम आंकड़ा लगा सकते हैं कि आगे एक्सपर्ट किस तरह का प्रश्न बना सकता है, ठीक है। कथा साहित्य में कहाँ से बना सकता है, संस्कृत में कहाँ से बना सकता है। और ये जो संकलन है आपके पास, आपको 500 रुपये में 6250 प्रश्नों का संकलन मिल रहा है। और साथ में यदि आप उन 6200 प्रश्नों को भी पढ़ते हैं, उनके विकल्पों से भी तथ्यात्मक तथ्य आप पढ़ते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाती है। जैसे कि हमने कोई प्रश्न छंद की विशेषता पे दिया है, तो आप फिर उस टॉपिक पे आप जाएंगे तो संपूर्ण साहित्य आपका कवर होता है। और दूसरी बात यह है कि हम प्रति सप्ताह 2 टेस्ट पेपर दे रहे हैं, लेकिन हाँ, इसकी उत्तर कुंजी पब्लिक नहीं की जा रही है। वो इसीलिए क्योंकि जिन लोगों ने किसी भी देखिए, कोई भी बच्चा होता है, हम जानते हैं सारे बच्चों की जो रियलिटी होती है। अगर किसी कोई आर्थिक अभाव से जूझ रहा है या किस तरीके से उसने हमें 500 रुपये पे किया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप हमें एक साथ देखिए। चाहते तो हम 10-10 करके भी आपको बढ़ा सकते थे, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। 50 टेस्ट पेपर में हम आपको इतना दे रहे हैं कि फिर आपके पास गुंजाइश नहीं बचेगी, ठीक है। और इसी के साथ में तथ्य आपको और भी मिलते रहते हैं। जहाँ पे हम फ्री दे सकते थे वहाँ पे हम फ्री दे रहे हैं, क्योंकि चार्ज इसलिए रखा गया है कि भाई यहाँ पे टाइपिंग का चार्ज भी जाता है। तो हमें पता है कि बच्चा किस तरीके से अरेंज करके पैसे देते हैं। तो लेकिन आपके वादों पे हम हमेशा खरा उतरने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम क्लासेस दे रहे हैं, आपने क्लासों में भी कहीं कमी नहीं देखी होगी, बाकी चीज़ों में भी आप टेस्ट पेपर में भी इसी तरह से ईमानदारी से आप पढ़ेंगे। और हम पूर्ण रूप से ईमानदारी के साथ में, बहुत मेहनत के साथ में आपको टेस्ट पेपर बनाते हैं। जो बच्चे टेस्ट पेपर ज्वाइन किए हुए हैं वो इस चीज़ को वाकई में समझ रहे हैं, ठीक है। तो जिनको भी टेस्ट पेपर या टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन करनी है, वो 9568802463 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में 9308991173 इस नंबर पे, ये इंक्वायरी नंबर है, आप इस पे भी कॉल कर सकते हैं। और आप 9568802463 इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं, जो भी आपको इंक्वायरी चाहिए। एक तरीके से हम कहें तो आपको डेमो के रूप में पेपर चाहिए, तब आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रश्नों का स्तर देखिए, प्रश्नों का स्तर इसलिए रखा जाता है कि आप जिस तरह से पेपर सेट हुआ है, उस तरह के तथ्यों से आप और ज़्यादा परिचित हों। आपने जो अभी तक अपना साहित्य पढ़ा है, अपना जो पाठ्यक्रम पढ़ा है, उसमें आपने किन किन तथ्यों से, किन किन तरीके से पहलुओं को छुआ है। और यकीनन जब आप एक टेस्ट पेपर सॉल्व कर लेते हैं 125 क्वेश्चन का, टाइमली लगा के, हमारी जो रणनीति है वो ये रहती है कि सुबह हम आपको प्रति सप्ताह 2 टेस्ट पेपर दिए जाते हैं। सुबह आपको टेस्ट पेपर दिया जाएगा और 4 बजे के बाद आपको आंसर की दी जाती है। इसी के साथ में व्हाट्सएप चैट ओपन कर दी जाती है। और बाकी किसी का कोई अन्य सुझाव रहता है तो वो भी सराहनीय रहता है। तो जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं 9568802463 पे कॉल करके। तो ठीक है, अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, क्योंकि 1 या 2 क्लास और हमें द्विविध युग की रखनी है। उसके बाद हम छायावाद में प्रवेश करेंगे और थोड़ा सा तीव्र गति, हम आधुनिकता की तरह हम भी छायावाद के बाद में
आगे बढ़ेंगे तो ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए तथ्यों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।